आज हम इस वीडियो में अमेरिकन हॉरर मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। ये जो फिल्म है ये एक रियल स्टोरी पर आधारित है। मूवी की स्टार्टिंग में हम जॉन को देखते हैं जो कि वॉशिंगटन में एज अ रिपोर्टर का काम किया करता है और ये क्रिसमस का टाइम चल रहा होता है। उसका बॉस उसे क्रिसमस पार्टी के लिए इनवाइट करता है पर वो कहता है कि मुझे अपनी वाइफ के साथ में जाना है। वो मैरी के साथ में घर जाने के लिए निकल जाता है। वो मैरी के साथ में घर देखने के लिए चला जाता है जो कि एक कपल के साथ में अच्छा होता है और वो घर उन्हें पसंद आ जाता है। तो मैरी इस बात से बहुत एक्साइटेड थी कि उसका सपना पूरा होने वाला है। इन दोनों को वो घर पसंद आता है इसलिए जॉन उस घर को डन कर देता है। इस बात से वो दोनों खुश थे और रास्ते में हंसी मजाक करते हुए वो दोनों निकल जाते हैं। मैरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश थी लेकिन तभी उसे अपने कार के सामने एक अजीब सा क्रीचर दिखता है कि उसकी कार से टकरा जाता है और ध्यान भटकने के कारण कार का एक्सीडेंट हो जाता है। क्रैश में मैरी का सर विंडो से लग जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है जिसे जॉन संभालता है। ऐसा लकीली उसे चोट नहीं आई होती है। हॉस्पिटल में होश आने के बाद मैरी बहुत ही ज़्यादा डरी और परेशान होती है। वो पूछती है कि क्या जॉन ने उस चीज़ को देखा बट जॉन ने कुछ नहीं देखा होता है। मैरी उसके बाद बहुत घबराने लग जाती है और वो बोलती है कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। फिर अगले सीन में उसका ब्रेन स्कैन किया जाता है और ये पता चलता है कि उसको एक ट्यूमर है। इसके बारे में जॉन अपने दोस्त से बात करता है। वो बताता है कि डॉक्टर के अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा रेयर प्रॉब्लम है। ये 6 लाख में से किसी एक पर्सन को होती है। एक्सीडेंट से नहीं हुआ है बल्कि ये कुछ टाइम पहले से ही मेरी के पास था। यानी कि अगर ये एक्सीडेंट नहीं होता और ये ब्रेन ट्यूमर का एक्सरे नहीं होता तो हमें ये बात पता नहीं चलती। उसके बाद वो बोलता है कि उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी और वो एक नया घर लेने वाले थे। सडनली उसकी लाइफ में बहुत खराब मोड़ आ जाता है जैसे कि यूनिवर्स नहीं चाहते कि उनके लाइफ में कुछ अच्छा हो और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसके बाद एड उसे संभालता है। बट अगले सीन में वो मैरी के साथ में हॉस्पिटल में होता है। वो बोलती है कि उसने सब कुछ खराब कर दिया और वो उससे माफ़ी मांगती है और बोलती है कि जॉन हमेशा खुश रहे। पर जॉन उसे बताता है कि उसने कुछ भी खराब नहीं किया है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। खैर उसके बाद वो दोनों एक्सीडेंट स्पॉट पर जाते हैं चेक करने के लिए कि मैरी ने वहाँ पर क्या देखा था, एक्सीडेंट आखिर हुआ कैसे। बट उसको वहाँ पर जाने के बाद कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन वो कार के सामने वाले पार्ट पे एक बात नोटिस करता है, कंबल जैसा बना है और उतना ही हिस्सा बर्न है कि जैसे ही कोई बहुत ही ज़्यादा गर्म चीज़ उसकी कार से टकराई हो। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ मैरी ने देखा था वो भ्रम नहीं था बल्कि वो सच है। और उसके बाद अगले सीन में उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है और हॉस्पिटल जाने के बाद उसे पता चलता है कि मैरी की डेथ हो चुकी है। हाँ, ट्यूमर की वजह से मैरी की डेथ हो चुकी थी। मैरी की डेथ की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था लेकिन खुद को संभालने की वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश भी कर रहा था। कुछ ही दिन के बाद वो हॉस्पिटल से मैरी का सामान लेके जाने वाला ही होता है। तभी एक वार्ड बॉय वहाँ पर आ जाता है। वो बोलता है कि वो सब कुछ जानती थी और वो एंजल्स की ड्राइंग किया करती थी। जॉन मैरी का स्केच बोर्ड देखता है तो उसमें उसने बहुत ही ज़्यादा एंजल्स के स्केच बनाए हुए थे जैसे किसी मौत लाइक क्रीचर के या फिर और भी बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ें वहाँ पर थी। वो बात जॉन को भी नहीं समझ में आती और उसके बाद वो वार्ड बॉय भी वहाँ से गायब हो जाता है। यानी कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही थी। खैर उसके बाद कहानी 2 साल आगे जाती है और जॉन मैरी के ख्यालों में ही डूबा रहता है। उसके बाद उसका दोस्त एड उसे बोलता है कि अब उसे अकेले नहीं रहना चाहिए, किसी को उसको अपने लाइफ में लाना चाहिए। बट जॉन ऐसा करने से मना कर देता है। बट उसको गवर्नर का इंटरव्यू देना था इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है। बेसिकली वो उन सब चीज़ों से इग्नोर कर रहा था और वो अपने जीवन में मैरी के अलावा किसी और को ज़्यादा नहीं देना चाहता था। रात में वो वॉशिंगटन टाउन से दूसरे टाउन में जाने के लिए निकल जाता है पर उसे इंटरव्यू लेना था और करीब 4 बजे वो निकल जाता है और करीबन 400 माइल जाने के बाद छोटे टाउन के पास में उसकी कार अपने आप ही बंद हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि ऐसा कैसे हो गया क्योंकि उसकी कार एकदम सही होती है। अब वो हेल्प मांगने के लिए इधर उधर घूमने लग जाता है और पास में ही एक घर में हेल्प लेने के लिए चला जाता है और उस घर में जाकर बताता है कि उसकी कार यहाँ पर पास में ही खराब हो गई है। ये कहना था कि वो कहीं पर जाने वाला होता है लेकिन होता ये है कि उसकी कार अचानक ही खराब हो जाती है और उस घर का ओनर जॉन को पकड़कर अपने घर में लेकर आता है और उसके ऊपर बंदूक तान देता है। वो कहता है कि मैं जानता था कि जॉन यहाँ पर आएगा। इसी के बाद में उसकी वाइफ टाउन के पुलिस ऑफिसर को बुला लेती है। उसके आने के बाद ओनर ये बोलता है कि आदमी कुछ दिनों से उसके घर पे 2 बजे आता है। सेम बात बोलता है कि उसे फोन करना है। आज वो फिर से आ चुका है लेकिन जॉन तो कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वो वॉशिंगटन डीसी से यहाँ पर पहली बार आया है। वो तो काम से यहाँ पे जा रहा होता है तभी वो पुलिस ऑफिसर को अपनी आईडी भी दिखा देता है। वो पुलिस ऑफिसर उस ओनर से बात करती है। वो ओनर बिल्कुल यकीन के साथ कहता है कि यही आदमी था जो कि रोज आता था और जॉन ये बोलता है कि वो तो यहाँ पर गॉर्डन को जानता ही नहीं था। वो पुलिस अफसर बोलती है कि हम इसके बारे में पता करेंगे और वो उसकी वाइफ से ये पूछती है कि उसने भी इस आदमी को देखा था।
इससे उसकी वाइफ कहती है कि उसने किसी भी आदमी को नहीं देखा था, लेकिन उसी टाइम पर उसने लगा 3 दिन तक नॉक सुनी हुई है। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर जॉन को लिफ्ट दे देती है, कार को टो करवा देगी ऐसा वो कहती है। रास्ते में वो जॉन से पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर कर क्या रहा है, और वो बोलता है कि वो यहाँ कहीं पर जा रहा होता है। वो उससे बोलती है कि वो उसे पहचानती है और उसने उसको टीवी पर देखा है। तो वो उससे बोलती है कि ना तो उसने किसी से चोरी की है ना किसी का अरेस्ट किया, इसलिए उसको नहीं पकड़ा जाएगा। उसके बाद वो उस पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि क्या उसको उस ओनर से कोई खतरा होगा। से वो पुलिस ऑफिसर बोलती है कि नहीं, तुम्हें उनसे कोई खतरा नहीं होगा, कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, बट क्या है ना, टाउन में बहुत ही ज्यादा अजीब चीजें हो रही हैं। वो उसके बाद उस मोटल के पास छोड़ देती है और उस टाउन का नाम बताती है कि पॉइंट प्लेजेंट है। होटल में चेक इन करते वक्त टाउन के मैप को चेक करता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि डीसी से रिचमॉन्ड के रूट पर बिल्कुल ही अलग ही रूट पर ये टाउन है, कि ओहायो रिवर के पास में बसा हुआ है। और उसे ये भी नहीं समझ में आता है कि वो आखिरकार यहाँ पर आ कैसे गया। अगली सुबह वो एड से बात कर गवर्नर के इंटरव्यू के बारे में बात करता है। वो टाइम पर पहुंच जाएगा इंटरव्यू लेने के लिए। अब वो कार लेने के लिए जाता है और मैकेनिक उससे बताता है कि उसकी कार में कोई खराबी नहीं है। वो ठीक है, खैर कोई अजीब बात थी जिसकी वजह से वो रात में ही बंद हो गई थी। ये बात है कि वो यहाँ पर आया नहीं है बल्कि उसको लाया गया है। फिर उसको एक शॉप में वही घर का ओनर दिखाई देता है। वो उससे बात करके रात में हुई अंडरस्टैंडिंग के बारे में माफी मांगता है। फिर वो कहता है कि उसने गौरी से बात की है और वो उन चीजों को जाने देना चाहता है, तो उससे परेशान न करे। और वो नहीं जानता था कि वो यहाँ पर रात में कैसे आ गया। वेस्ट वर्जीनिया में भी वो कैसे आ गया उसको नहीं पता। गॉर्डन के घर के पास आने पर ही उसकी कार क्यों खराब हो गई, उसे तो 1 से 2.5 तक के बीच की चीजें याद भी नहीं है। उसे गॉर्डन उसे पागल बोलकर वहां से चला जाता है। अगले दिन ही जॉन गॉर्डन के घर के पास कार लगाकर बैठ जाता है। तभी वहां पर गोनी भी आ जाती है। वो पूछती है कि वो यहाँ पर कर क्या रहा है। उसे वो बोलता है कि आखिरकार इस टाइम पर उसके घर पर आता कौन है, वो जॉन जैसा कैसा दिखता है। और ही उसके साथ ही बैठकर वेट करने लग जाती है और टाइम 2:35 हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। अब वो गोनी से पूछता है कि उसने बोला था कि आखिरी नाइट में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अजीब चीजें होती हैं, उसका मतलब क्या था। उसे गौरी बोलती है कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ के लोगों को कुछ अलग चीज दिखाई देती है। उसका मतलब अन्य लोगों से नहीं बल्कि चर्च जाने वाले लोगों से था, को वो हमेशा से जानती है। और उसका मतलब ये था कि अच्छे लोगों के साथ में ही ऐसी बुरी चीजें हो रही हैं, चीजें दिख रही हैं जिसके बारे में बता पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लोग ऑफिस जाते हैं और जहाँ पर लोगों ने रिपोर्ट लिखी थी वहाँ पर वो लोग देखते हैं पर मौत के बारे में हुए डिस्क्रिप्शन लिखे हुए होते हैं। लोगों को तो अजीब सी फीलिंग भी हुई है, अजीब से फोन कॉल्स आते हैं और अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती हैं। लोगों को वो फीलिंग आने के बाद या फिर वो चीज देखने के बाद आंखों में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जहाँ पर की आंखों के आसपास चोट भी आ जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं। वनी एक ड्राइंग को दिखाती है जिसे किसी ने बनाकर उसको दिया था। एक क्रिएचर दिखाई देता है, देखकर जॉन शॉक हो जाता है क्योंकि ऐसी ही ड्राइंग हैरी ने भी 2 साल पहले बनाई हुई थी। वो इसके बारे में गोनी को बताता है और अब लोग उस लेडी के पास जाते हैं जिस लेडी ने उस क्रिएचर को देखकर इस टाइप की ड्राइंग बनाई थी। लेडी बताती है कि उसको रात में उसके पेड़ के पीछे वो क्रिएचर दिखाई दिया था। उसकी बहुत ही ज्यादा लाल आंखें थी और वो कम से कम 8 मीटर लंबा था। देखने के बाद वो हिल भी नहीं पा रहे थे। उसके बाद वो क्रिएचर वहां से चला गया। जॉन उस ट्री को देखता है तो सेम वैसे ही जला हुआ मार्क होता है जैसे कि उसकी कार में वह था। कि ये बात सही थी और मैरी को भी ये मौत के जैसा क्रिएचर दिखा था। दोनों अब एक फायर चीफ ऑफिसर के पास जाते हैं, क्योंकि एक रिकॉर्डिंग सुनाता है और कहता है कि उसे अक्सर ऐसे ही कॉल आते रहते हैं, ऐसी ही आवाजें आती हैं और कई बार भी उनके साथ किसी लोगों ने भी बात की हुई होती है। वो उनकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाता है। वो आदमी बहुत ही जल्दी जल्दी बात कर रहा होता है। उसने लाइन भी चेक करवा ली और उसने नंबर भी चेंज करवा लिया। हालांकि ये बात थी कि उसके नंबर के बारे में किसी को पता भी नहीं था। वो कॉल्स आना रुके नहीं। अगले सीन में जॉन अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। उसको बताता है कि वो अभी भी वर्जीनिया में ही है, उसको आने में टाइम लगेगा क्योंकि वो दूसरे स्टोरी पर बात कर रहा है। रात को होटल में जॉन अपने रूम पर ही सो रहा होता है, भी उसे कोई एक फ्रैंक कॉल आ जाती है जिससे उसे काफी अजीब लगता है। अब अगली सुबह वो गॉर्डन से मिलता है, उससे बोलता है कि रात को उसकी नींद खुलने पर उसको बहुत ही ज्यादा हेडेक हुआ था। जब वो वॉशरूम में गया तो उसको मिरर में कोई एक अजीब शक्ल सी दिखाई दी। सिंक से कोई हाउलिंग जैसी आवाज आ रही थी। फिर उसको सुनाई दिया कि 99 मारे जाएंगे, नंबर 9, जिसको उसने डायरी में नोट कर लिया था। वो आवाज सेम 1 घंटे तक बोलती रही। उसके बाद शांत हो गया। उसको वो पेपर दिखाता है जिसके ऊपर उसने वो सब कुछ लिखा हुआ था कि वो मौत लाई का क्रिएचर ही था। उसके ईयर को देखता है जो कि ब्लीड कर रहे होते हैं, कि शायद उसकी आवाज से ऐसा
ऐसा हुआ होगा। वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर बताता है कि स्कैन से तो कुछ भी पता नहीं चला, ये तो सिर्फ और सिर्फ माइग्रेन की प्रॉब्लम है। और जॉन उससे बोलता है कि क्या ये ट्यूमर हो सकता है, ये हेल्यूजन और आवाज सुनाई नहीं देने की वजह से हो सकता है। इससे डॉक्टर ये बोलता है कि गॉर्डन को ट्यूमर नहीं है। वो लोग एक कैफे में बैठे हुए होते हैं और तभी शॉकिंगली टीवी से एक न्यूज आती है, फ्लाइट 9 ऑटोवारा क्रैश हो गई है, उसके अंदर 99 लोगों की जान चली गई है। जब सुनकर जॉन और गॉर्डन दोनों ही शॉक हो जाते हैं। ये तो उस वॉइस ने बोला था। अगले सीन में जॉन उस पुलिस ऑफिसर के पास होता है और उस बात को बारे में बताता है, सुनी हुई उस वॉइस के प्रेडिक्शन के बारे में बोलता है कि सही हो गई थी। जॉन ये कहता है कि उसको गॉर्डन पर पूरा भरोसा है और गोनी उससे बोलती है कि उसको भी एक ड्रीम आया हुआ होता है जहाँ पर वो एक ओशियन में डूब रही थी। उसके आसपास बहुत सारे गिफ्ट हैं और वो उसको पकड़ने की कोशिश करती है। वो उसके साथ हाथ से छूट जाते हैं और वो धीरे धीरे डूबने लग जाती है। ओशियन से नीचे से कुछ लाइट आ जाती है। उसकी लाइट से जो वॉइस आती है वो ये बोलती है कि नंबर 37 जाग जाओ, और बाद वो रियल टाइम में जाग जाती है। अगले सीन में जॉन गॉर्डन से फिर मिलता है और बोलता है कि रात में वो सीमेंट फैक्ट्री के पास वो वहाँ से गुजर रहा था। उसे बहुत अजीब सा फील हुआ और उसके पास में आ गई। उसके पास एक अजीब सा आदमी आया। वो उसे नॉर्मल ह्यूमन नहीं लग रहा था। उसने अपना नाम हिंटेड गोल्ड बताया था। उसने कहा कि डरो मत। उसने कहा कि इस जगह का सभी लोग मारे जाएंगे। वो कहता है कि वो इसका इंतजार करे, वो उसको दोबारा जरूर मिलेगा। इसका इतना कहने के बाद वो आदमी वहाँ से गायब हो गया। गॉर्डन जॉन को एक न्यूज़पेपर दिखाता है। न्यूज़ थी एक क्योर की, जो कि साउथ अमेरिका में है। पर अर्थक्वेक आने की वजह से 300 लोगों की जान चली गई है। यही चीज तो उसको इंड गोल्ड ने बताई थी। अगले सीन में जॉन वही सी जगह पर जाकर चेक करता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता। उसको 2 साल पहले का एक वाक्य याद आता है। वार्ड बॉय हॉस्पिटल में होता है जिससे उसने बात की थी। वो नॉर्मल ह्यूमन जैसा नहीं था। उसके दिमाग में ये आता है कि शायद वो कोई इंसान नहीं होगा। वो बोलते बोलते ही अचानक से गायब हो गया था। वो मोटेल में गोनी के साथ में होता है, तभी उसको एक फोन कॉल आ जाता है और गॉर्डन ये बोलता है कि इंड्रिट एडेंट उनके साथ में ही है। जॉन गॉर्डन को जल्दी से उसके घर में भेज देता है। वो एंडेंट गोल्ड से बात करने लग जाता है और कॉल रिकॉर्ड करने लग जाता है। उससे कुछ भी पूछे उससे पहले ही वो उसके बारे में सब बात बता देता है। जॉन कहाँ पैदा हुआ और उसके फादर कौन, उससे रूम के बारे में पूछने लग जाता है। पूछता है कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। सब कुछ एग्जैक्टली सही बताता है, जिसकी वजह से जॉन परेशान होकर लाइट ऑफ कर देता है, ढक लेता है, लेकिन उसके सारे सवालों का जवाब नहीं देता। जॉन समझ गया था कि ये सब कुछ नॉर्मल है। वो पूछता है कि मैरी के साथ में क्या हुआ था। वो बोलता है कि वो ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, टाइम आने पर वो जॉन से मिल लेगा। और बहुत ही तेज सी आवाज के बाद कॉल कट जाती है। इधर गोनी बॉर्डन के घर पर आती है और फोन कॉल के बारे में पूछती है, जिससे वो कहता है कि वो तो काफी टाइम से सो रहा होता है और उसने कोई भी कॉल नहीं करी, यानी कि ये कॉल किसी और ने नहीं बल्कि किसी सुपर प्रॉब्लम पावर ने ही की थी। खैर अगले दिन जॉन एक सुपर इंजीनियर से उस रिकॉर्डिंग को सुनवाता है। वो इंजीनियर बताता है कि ये तेज आवाज एक इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है। वो बताता है कि ये आवाज किसी भी ह्यूमन बॉडी से निकलने वाली आवाज से मैच नहीं करती, यानी कि वो आवाज किसी इंसान की है ही नहीं। उसके बाद वो शिकागो जाता है अलेक्जेंडर लीक से मिलने के लिए। उन्होंने ऐसी चीजों पर किताब लिखी हुई है। जॉन ने पहले भी उससे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने बात करने से मना कर दिया था। जॉन उससे वो ड्राइंग दिखा कर कहता है कि आखिर ये चीज है क्या। अलेक्जेंडर उसे अपने ऑफिस में लेकर जाता है कि ये द नॉक्टर बटरफ्लाई है, जो कि एंशिएंट कल्चर के अंदर मौत को रिप्रेजेंट करता है। एक सॉल है जो कि एक मॉर्टल ही ट्रैप है, इसे कहते हैं द मॉथमैन। वो कहता है कि इसको देखने के 1000 से भी ज्यादा केस आए हुए थे। इनकी पेंटिंग भी हमें मिली है और ये हमारे इन्वायरमेंट का ही एक हिस्सा है, हमारी फिजिकल रियलिटी का पार्ट नहीं है। इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो किस पार्ट का है। और वो एक ऐसे समय पर दिखाए जाते हैं जब कोई डिजास्टर होने वाला होता है। जॉन उससे पूछता है कि क्या वो एक डिजास्टर लाते हैं। एलेक्जेंडर बोलते हैं कि उनके मोटिवेशनल कुछ नहीं होते। मॉथमैन को ये पता चल गया है कि जॉन ने उनको नोटिस कर लिया है। इंसान तब तक उसके सामने पहुंच जाता है जब तक वो किसी ड्रामे में ना हो। हम जानते हैं कि जॉन मैरी की मौत के बारे में अब तक उभर चुका नहीं था। यही रीजन था कि उसको भी मॉथमैन दिखाई दे रहा था, उसकी आवाज भी सुनाई दे रही थी। वो बात करते करते ही एंडन गोल्ड के बारे में पूछता है। एलेक्जेंडर बोलता है कि वो अलग अलग इंसानों को अलग अलग रूप में दिखता है। फिर वो कहता है कि कभी इंसान तो कभी मॉन्स्टर तो कभी आवाजें। उसके बाद जॉन कहता है कि मैं जानता हूँ, कहीं ये मॉथमैन गॉड तो नहीं है। एलेक्जेंडर कहता है कि एक बिल्डिंग में दूर तक बहुत ज्यादा लोगों को दिखाई देता है जो लोग ऊपर रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गॉड हैं। उनसे ये पूछता है कि अगर वो लोग इतने एडवांस है तो वो नीचे आकर हमसे बात क्यों नहीं करते। वो बोलता है कि हम एलेक्जेंडर लोग बोलता है कि हम इंसेक्ट से ज्यादा एडवांस हैं। वो पूछता है कि वो कितने लोगों को दिखाई दिया है। जॉन बोलता है कि 10 से 20 लोग। एलेक्जेंडर बोलता है कि वहाँ पर कुछ गलत होने वाला है।
वो बोलता है कि जॉन तुम इस शहर से दूर रहना, बट जॉन बोलता है कि उसको इस शहर में लाया गया है। पर अलेक्जेंडर कहता है अगर तुम यहाँ पर अपने आप ही पहुंच गए हो फिर तुम मरने के लिए ही आए हो। जॉन वापस से पॉइंट प्लेस में आकर जॉनी से मिलता है। पता चलता है कि जॉर्डन को काम से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने काम पर ही जाना छोड़ दिया था। उसकी वाइफ डेनिस ने भी उसको छोड़ दिया था। डॉनी उसको बताती है कि टाउन में और भी 15 लोगों ने उसको देखा था। बाद में वो अलेक्जेंडर लीग के बारे में पूछती है कि उन्होंने क्या बताया। इससे जॉन ये कहता है कि वो तो उनसे मिला ही नहीं, वो उसने झूठ इसलिए बोला ताकि कॉनी परेशान ना हो जाए। और वो गॉर्डन को ढूंढते हुए जाता है, जिसके बाद वो ब्रिज में मिलता है। वो कहता है कि ये सब कुछ सच है, आवाजें और इंडर गोल्ड सब कुछ सच है। गॉर्डन को अब सब लोग पागल समझ रहे हैं। जॉन घर आकर सो जाता है और उसको रिसेप्शन से सुबह कॉल आता है कि कहता है कि जॉन ने वेकअप कॉल करने के लिए कहा था, लेकिन जॉन ने रियल में कुछ भी नहीं बोला था, यानी कि यहाँ पर भी मॉथमैन का कुछ न कुछ इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद वो वॉशरूम में जाता है और उसको अलग अलग से विजन आते हैं, जैसे कि वो अपने सर को मिरर में मार रहा है। फिर उसको गॉर्डन की कॉल आती है, बोलता है कि एंडरलिंट ने सब कुछ सही कहा था, सब कुछ रियल है। उसके बाद कॉल कट हो जाती है। अब परेशान होकर गॉर्डन के घर पर जाता है तो घर के कुछ ही दूर पर उसको गॉर्डन की लाश मिलती है। ठंड से मारा गया था और वो वहीं पर बैठा हुआ था। कुछ देर के बाद पुलिस वहां पर आ जाती है और जॉन कोनी को बताता है कि जॉर्डन ने उसको 1 घंटे पहले ही कॉल किया था। लेकिन जॉन को कोनी एक शॉकिंग सी बात बताती है कि उसकी मौत तो 8 घंटे पहले ही हो गई थी, यानी कि वो कॉल मॉथमैन ने ही किया था। उसके बाद जॉन को एक इंसान मिलता है जो कि बोलते हैं कि वो बताते हैं कि केमिकल प्लांट में तो कोई भी हादसा नहीं हुआ था। इससे जॉन थोड़ा शॉक होकर बोलता है कि उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आया। और वो बताते हैं कि जॉन ने ही तो एक दिन पहले ही मैसेज किया था केमिकल प्लांट में एक एक्सीडेंट होने वाला है। शॉकिंगली जिसने मैसेज दिया था वो जॉन नहीं था, हालांकि उसकी आवाज जॉन जैसी ही थी। जॉन गोनी से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है और रास्ते में ही उसके पास मैरी दिखाई देती है। अभी जॉन से गोनी मिलती है और उसको बताती है कि लेडी जॉन से मिलने हुई आई हुई होती है और पूछ रही थी कि वो खुश है या फिर नहीं। उसने सब कुछ खराब कर दिया। उसका डिस्क्रिप्शन बताने से वो मैरी का सिमिलर लगती है। तो जॉन को मैरी का फोटो दिखाकर बोलता है वो वही थी, जिस पर वो बोलती है कि ये बाल थोड़े अलग थे इसलिए वो पहचान नहीं पा रही थी कि ये वही है या फिर कोई और। जॉन अब तक काफी परेशान हो जाता है और वहां से चला जाता है। वो मॉडल में आ जाता है। इसके बाद उसको फोन कॉल आता है और उस फोन कॉल में मैरी की ही आवाज आई हुई होती है। उसने सब कुछ खराब कर दिया। अब जॉन रात में ही शिकागो चला जाता है और लीग से मिलकर ये बोलता है कि उसके साथ हुआ क्या था, और ये जानना जॉन के लिए काफी जरूरी था। लीग बताता है कि उसको एक दिन आवाजें सुनाई देने लग गई थी। धीरे धीरे वो आवाजें मैसेज बन गई थी जो कि एक प्रेडिक्शन हुआ करते थे डिजास्टर के, और वो लोगों को इसके बारे में वार्न भी किया करता था। उसकी बातों को कोई नहीं सुनता और बाद में लोग मारे जाते थे। उसको इन्वेस्टिगेट किया गया था और ऑलमोस्ट अरेस्ट भी कर लिया गया था। फिर उसके बीवी बच्चों ने भी उसको छोड़ दिया। उसको 4 साल मेंटल हॉस्पिटल में भी बिताने पड़े। उसके बाद जॉन मोटल में जाकर रिसर्च की सारी चीजों को फेंकने लग जाता है। अभी उसके बॉस का कॉल आ जाता है। उसके बॉस बताते हैं कि गवर्नर केमिकल प्लांट का टूर करने जा रहे हैं, पॉइंट प्लेजेंट में है। जॉन उनसे वहीं पर मिल ले और उनका इंटरव्यू भी ले ले। जॉन टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई वॉइस को सुनता है, पर ये सुनता है कि रिवर के आरटीओ पर ट्रेड रिजोर्टेड होने वाली है। जॉन समझ जाता है कि केमिकल प्लांट में कुछ होने वाला है। वो गोनी को इसके बारे में बताते हुए बोन करता है। वो ये भी बताता है कि उसने लीक से मिला था, केमिकल प्लांट में कोई ना कोई दिक्कत होने वाली है। ये सारी चीजें और मौत मैन वाली चीजें भी सच है। वो गवर्नर से ये सारी चीजें बोलता है कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। उसकी बात कोई नहीं मानता, जैसे कि लीक के साथ में हुआ था। जॉन न्यूज में देखता है कि गवर्नर का टूर कंप्लीट हो गया था, भी गलत नहीं हुआ था, यानी मौतमैन की स्ट्रेटेजी सच नहीं हुई। उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि मैरी विल कम योर टाउन फ्राइडे नून। वो वॉशिंगटन वापस चला जाता है और गोनी उसको समझाने की कोशिश करती है कि अब वो घर आकर गौरी के फोन के बारे में रिकॉर्ड करने लग जाता है। अभी गौरी का उसको फोन आता है कि वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाले हैं। इससे वो बोलता है कि उसने कहा था ना कि मैरी का कॉल आएगा। गोनी उससे कहती है कि मैरी मर चुकी है, मैरी कॉल नहीं कर सकती, और जिसका भी कॉल आएगा वो मैरी की तरह साउंड तो कर सकती है लेकिन वो मैरी नहीं होगी। जॉन रोते हुए कहता है कि 2 साल हो गए हैं मैरी को मरे हुए। उसको उसकी बहुत याद आती है, जिससे गोनी बोलती है कि आती होगी और वो अकेला ना रहे इसलिए इसके साथ रहे और चीजें ठीक करे। मैटर ये करता है कि वो गौरी को कैसे याद रखना चाहता है। सीधा ये मतलब था कि मैरी जो उससे प्यार करती थी वो उसकी खुशी चाहती है। फिलहाल ये सच है कि मैरी उसके साथ में नहीं है। वो चाहे तो किसी नकली साये के साथ में भी रह सकता है। आगे वो कहती है कि जॉन को जो ठीक लगे वो करे, और हम 6 बजे वो लोग सेलिब्रेशन शुरू करेंगे, 8 बजे गिफ्ट्स को ओपन करेंगे। कॉल कट होने के बाद वो गॉनी के पास जाने के लिए रेडी हो जाने लग जाता है। वो समझ चुका था कि क्या सही और क्या करना चाहता है।
कॉल आने लग जाता है और वो उस कॉल को उठाने तो चाहता है। वो इमोशनल हो जाता है और फाइनली वो उस कॉल को तोड़ देता है। टूटे हुए फ़ोन पे भी कॉल आती रहती है, जिसे वो इग्नोर कर देता है ऐज़ वो अपने ड्रामा से वापस आ गया था। वो जो कॉल होती है वो खाली मैरी की आवाज़ के लिए नहीं होती है, बल्कि उसको कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहते थे। ऑब्वियसली किसी और की आवाज़ नहीं बल्कि मैरी की ही होती है। वो पॉइंट प्लेजेंट के लिए निकल जाता है। 6 बजे से पहले पहले पॉइंट प्लेजेंट पहुंच भी जाता है। आज क्रिसमस का दिन होता है, इसलिए ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था। इसी वजह से ब्रिज में जाम भी लग जाता है। कुछ ही दूर आगे गोनी भी फंसी हुई थी। कार से उतरकर चेक करने लग जाता है, जिस पर सीजी भी फंसा हुआ था। कि आज शादी थी, जिसके बारे में हमने पहले भी बात किया था। एक आंख लाल हो गई थी। जॉन सब जगह देखता है और पता करता है कि इतने टाइम तक जॉन जाम क्यों लगा हुआ है। से उसको एक आदमी बताता है कि ट्रैफिक लाइट अचानक से खराब हो गई हैं। अभी जॉन को एक अजीब सा एहसास होता है। तब उसको रियलाइज होता है कि देखता है कि केमिकल प्लांट तो मोहारियो रिवर के किनारे है, लेकिन ये ब्रिज तो ओहारियो रिवर के ऊपर ही है। प्रेडिक्शन ये थी कि ओहारियो रिवर के पास कुछ होने वाला है। जॉन अब समझ जाता है कि क्या होने वाला है। वो सबको कार से बाहर निकालने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि ब्रिज अचानक से टूट जाता है लग जाता है और गोनी भी समझ जाती है कि ब्रिज खाली कराने लग जाती है। लोग तो ब्रिज से निकल जाते हैं, लेकिन अब तक आधा ब्रिज टूटकर नीचे गिर जाता है। तो उनकी नज़र अब गोनी पर पड़ जाती है और वो गोनी के पास जाने लग जाता है, लेकिन अब बाकी का ब्रिज भी टूटकर रिवर में गिर जाता है। गोनी अपने कार के साथ में ही ब्रिज के नीचे टूट के गिर जाती है, पानी में डूबने लग जाती है। जॉन उसको बचाने के लिए ही पानी में जंप कर जाता है। काफी कोशिश करने के बाद गौरी को वो बचा लेता है। जब वो पानी से बाहर आता है तब हम देखते हैं कि पानी में बहुत ज्यादा प्रेजेंट्स तैर रहे हैं। ऐसा ही ड्रीम्स गोनी ने भी देखा था। अगले सीन में वहाँ पर पुलिस आ जाती है, पानी से लोगों को बाहर निकाल रही थी। चीफ जॉन से बताते हैं कि टोटल 26 लोगों की मौत की वजह से जान चली गई। जॉन और मैरी को भी पता चल जाता है कि उसके ड्रीम ब्रेकअप 37 के बारे में क्या था। ये प्रेडिक्शन पूरी तरीके से सही हुई थी, क्योंकि द मोथमैन उनको बता रहा था। यानी कि जॉन के आने का यहाँ पर एक ही मकसद था कि वो गोनी को यहाँ पर बचा सके। यानी कि यहाँ पर उसका मरना तय था, पर गॉड मैन ने उसकी मदद की। मूवी खत्म होने से पहले ये बताया गया कि द सिल्वर ब्रिज के टूटने का कोई मतलब बताया ही नहीं है। उसके बाद उस वहाँ पर वो द माइट मैन कभी दिखाई ही नहीं दिया। इसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। मूवी अच्छी लगी तो चैनल को